इस सेशन में हम एक स्टैक को बनाएंगे, स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टैक के लिए कोड लिखेंगे, लेकिन उसमें जो स्टैक यूज़ होगी वो अरे के फॉर्म में होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि वो है कि हमें अभी फ़िलहाल के लिए स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च ट्री वगैरह ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स को समझने में इंटरेस्ट है। अभी हमें कुछ नया बनाना नहीं है। तो अपना जो आपका, जब आप सोचते हैं तो थ्योरेटिकल वे में सोचा करिए, ना कि क्रिएटिव वे में। क्रिएटिव वे में सोचने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मैं मानता हूँ कि उसमें चीज़ें जल्दी समझ आती, जल्दी याद होती है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना है, न कि खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उसका भी एक टाइम आएगा जब आप जब आप थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीख लेंगे, देख लेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह होती है वो कैसे होती है, तो उसके बाद वो स्टेज आती है कि आप खुद के डेटा स्ट्रक्चर या खुद के कुछ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करेंगे। तो इस सेशन में मैं डायरेक्टली आपको कोड बताऊंगा स्टैक का यूजिंग एन अरे। तो चलिए डायरेक्ट कोड की तरफ चलते हैं। ये जो मैं कोड है अभी फिलहाल तो मैं सबलाइन में लिख रहा हूँ, मतलब मेरे सिस्टम के अंदर लिख रहा हूँ, लेकिन इसका जो रेपलेट है, जो मैंने लास्ट सेशन में समझाया था आपको, इसका जो सारा कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पर ही मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सी फाइल खुल जाएगी जिसके अंदर की ये वाला कोड होगा। तो आपके पास में पूरा का पूरा कोड भी आ जाएगा, आप उसको रन करके देख सकते हैं। आप चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर आऊँगा, उसके बाद मैं एक नई फाइल बना लूँगा, उसका नाम मैं रखूँगा stack.c। फिर उसको ओपन कर लूँगा stack.c को। तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली दिखे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो एक सी प्रोग्राम का होता है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो मैं आपसे करूँगा कि ये वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरी सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के फर्स्ट से लेके 22nd वीडियो तक, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फर्स्ट लेक्चर तक, 21st नहीं तो कम से कम 20 तक तो आपके सारे लेक्चर्स देखे होना ज़रूरी है। नहीं तो आपको आज का सेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पूरा ऊपर से जाने वाला है, पहले से ही बता दूं। आपको मालूम होना चाहिए अरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताते हुए ही चलूँगा आगे, लेकिन मैं अभी ब्रीफ में उन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से मैं ये लेक्चर 5वीं बार बना रहा हूँ आज ही की तारीख में, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ में प्रोग्रामिंग भी सिखा दूंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिखाने में ही काफ़ी टाइम जा रहा है। और ये लेक्चर मैं जब दूसरी बार बनाया तो करीबन 1.5 घंटे का बना था, और उस 1.5 घंटे के अंदर स्टैक का कोड भी डिस्कस नहीं हो पाया था। तो इस सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैक का ही कोड डिस्कस करूंगा, सिर्फ इसी कोड पे फोकस करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि इस कोड को मेमोराइज कैसे करते हैं। सबसे पहला सबसे पहले तो मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कोड का। जो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट जो थ्योरी वो आपको लिखना ज़रूरी है। स्टैक के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो मैंने लास्ट सेशन भी डिस्कस किए थे। पहला होता है पुश, मतलब कि डेटा को इंसर्ट करना। दूसरा होता है पॉप, मतलब कि डेटा को रिमूव करना। तीसरा होता है कि डिस्प्ले। अब किसी ने अगर अरे पढ़ा हुआ है तो डिस्प्ले उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक लूप लगा के खाली प्रिंट कराना है। तो डिस्प्ले की बात हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ मेन जो हमारे ऑपरेशन है पुश और पॉप, सिर्फ उनको समझते हैं। तो इन सब में कुछ भी खास बात नहीं है। आपको क्या करना है, पुश के लिए सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है। पुश के लिए 2 इंस्ट्रक्शंस ये है कि टॉप की वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ाना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि स्टैक नाम की जो एक अरे बनेगी, उसका जो टॉप वेरिएबल, मतलब टॉप वाला घर है, उस घर में आपको वो वैल्यू असाइन कराना है जो कि पुश को पास की है। अब वो वैल्यू क्या पास की, कैसे पास की, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा एक इंसाइट दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स वैल्यू आपने पास करी तो वो आप स्टैक ऑफ टॉप को एक्स असाइन कराएंगे, तो ये वैल्यू हो गई पुश। सिर्फ इतना ही कोड है पुश का। बाकी जो कुछ बाउंड्री कंडीशन आती है वो मैं कोड के साथ में डिस्कस करूंगा। पॉप का क्या होता है, तो पॉप के लिए क्या होता है, हम पहला जो डिस्कशन होता है वो होता है कि स्टैक ऑफ टॉप की जो वैल्यू है, सॉरी मैंने पहले यहाँ पर, हम यहाँ पे एक y नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको स्टैक ऑफ टॉप की वैल्यू असाइन करा देंगे। स्टैक ऑफ टॉप की वैल्यू असाइन कराने के बाद में हम टॉप माइनस माइनस कर देंगे। उससे जो हमारी स्टैक है वो एक घर छोटी हो जाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा तो एक घर स्टैक हमारी छोटी हो जाएगी। तीसरा काम हम सबसे पहली फुर्सत में ये करेंगे कि जो y हमने स्टोर करा है उसको रिटर्न करा देंगे। बस ये इतना सा कोड है पुश का और पॉप का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुश और पॉप को ही डिस्कस करूंगा। उससे भी पहले हम ग्लोबली डिक्लेयर कर लेंगे। सबसे पहले stdio.h को इंक्लूड करूंगा, जिसमें कि printf और scanf के फंक्शंस का प्रोटोटाइप रहता है। कभी आप इंटरव्यू में बैठते कोई आपसे पूछता है कि stdio.h के अंदर क्या होता है,
तो आप बोलेंगे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स होते हैं, ना कि फंक्शंस खुद होते हैं। फंक्शंस के प्रोटोटाइप में और फंक्शंस में काफ़ी अंतर होता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। मेरी जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि जब हेडर फाइल इंक्लूड करो, एक लाइन को खाली छोड़ दो, उसके बाद में जो इसमें फॉर एग्जांपल ग्लोबल वेरिएबल लगेंगे उन ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। एक लाइन खाली इसलिए छोड़ी ताकि वहाँ पर जो हम फंक्शंस बनाएंगे उनका डिक्लेरेशन लिख सकें। सबसे पहले तो एक स्टैक नाम का अरे लगेगा हमें, उस अरे के मान लेते हैं हम 10 एलिमेंट्स होंगे। एक मैक्स नाम का वेरिएबल लगेगा जिसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कराएंगे जो कि एक स्टैक के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद में एक टॉप नाम का वेरिएबल लगेगा, क्योंकि उस टॉप नाम के वेरिएबल के अंदर ही हम वैल्यूज़ को पुश करेंगे। तो ये हो गई टॉप की बात। उसके बाद में एक मान लेते हैं, हम एक एक्स मान लेते हैं और एक वाई मान लेते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम हम डिक्लेयर कर लेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन के अंदर होगा। मेन फंक्शन के अंदर एक रिटर्न 0 होगा ही होगा, उसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर आएगा हमारा कोड, तो कोड क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम कोड के अंदर हो क्या हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि जो पुश, पॉप और डिस्प्ले, ये जो फंक्शंस हो, ये यूज़र जब जो फंक्शन चाहे जब वही फंक्शन चले। उसके बाद में एक बार मान लो पुश कर लिया तो वापस जो यूज़र है वो पॉप या डिस्प्ले या पुश वापस से कर पाए। मतलब कि कोई एक फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के बाद में यूज़र के पास में ये ऑप्शन वापस आना चाहिए कि वो तीनों फंक्शनैलिटी यूज़ करे। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक इनफाइनाइट लूप इम्प्लीमेंट करूँगा। ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा कि मैंने इनफाइनाइट लूप को क्यों इम्प्लीमेंट किया। प्रिंट कराते जाऊँगा जो मेरे ऑप्शन है मेन्यू। फॉर एग्जांपल मेरा पहला ऑप्शन जो मैं चाहता हूँ कि यूज़र के पास जाए वो है पुश, मतलब कि क्या आपको पुश करना है। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा सेकंड ऑप्शन कि क्या आपको पॉप करना है। तीसरा ऑप्शन आएगा क्या आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले। इसके अंदर नंबरिंग तो करेंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा क्रिएट करूंगा जो कि होगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन का नाम हम रखेंगे एग्जिट। जैसे यूज़र फोर्थ ऑप्शन पे जाएगा तो प्रोग्राम को एंड कर देगा। अब शुरुआत में मेन फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल लूंगा ch जो कि चॉइस को स्टोर कराएगा। इधर आते से मैं यूज़र से बोलूँगा कि printf एंटर योर चॉइस, मतलब कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं वो एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब यूज़र जो है एंटर करेगा तो उस वैल्यू को पकड़ने के लिए एक स्कैनफ, किस टाइप की वैल्यू, %d टाइप की वैल्यू, क्योंकि int इंटीजर है। यहाँ पर एम्परसेंड लगाएंगे हम एड्रेस के लिए और यहाँ पे ch का यूज़ करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्कैनफ के अंदर बैकस्लैशन कभी नहीं आता है, याद रख लीजिए इसको। स्कैनफ के अंदर बैकस्लैशन यूज़ करने से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर उन प्रॉब्लम्स को आपको समझना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है बफर, लेक्चर नंबर 26। इसको आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि स्कैनफ में बैकस्लैशन लगाने से क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये हमने स्कैनफ करा लिया। अब ch के अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब यूज़र ने बोल दिया कि मेरे को 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है या 4 करना है। अब उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस काम करना चाहिए। उसके लिए इफ कंडीशन लिखते थे, इफ ch इक्वल टू 1, तो एक फंक्शन चलना चाहिए या फिर कुछ भी काम होना चाहिए, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक इफ कंडीशन चलना चाहिए। इफ ch इक्वल टू 2, अभी मैं सिर्फ एक ढांचा क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर का कोड बाद में लिखेंगे। इफ अगर यूज़र बोलता है ch इक्वल टू 3, मतलब कि चॉइस 3 इनपुट करता है तो कुछ काम होना चाहिए। लास्ट में इफ ch इक्वल टू 4 का मतलब है एग्जिट। तो अब यूज़र बोल रहा है एग्जिट, मतलब कि अब हमें ये इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करवाना है, तो उसको ब्रेक करवा दिया। जैसे ही कंट्रोल ब्रेक पे आएगा तो इनफाइनाइट लूप, ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पुश। तो पुश कराने के लिए हमें एक वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यूज़र से बोलेंगे printf एंटर अ नंबर टू पुश, मतलब कि जो पुश करना है वो नंबर एंटर कर लीजिए। इस नंबर को पकड़ने के लिए %d कॉमा %x, अब एक x नाम का वेरिएबल एक्स्ट्रा लग रहा है तो डिक्लेयर कर लूँगा। एक y नाम का वेरिएबल भी लूँगा जो कि पॉप से रिटर्न कराई हुई वैल्यू को स्टोर करेगा।
अब हमने x के अंदर वैल्यू इनपुट करा ली। अब हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे पुश को हम वैल्यू पास करेंगे x की, ठीक है, वैल्यू पास कर दी हमने x की। अब आगे क्या, तो इसके बाद में हम बोल देंगे printf परसेंटेज सक्सेसफुली पुश्ड इनटू स्टैक, या फिर इनटू स्टैक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ पर पुश होने वाला है, स्टैक के अंदर ही पुश होगा। उसके बाद में इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी ch1 की जो ch1 की डेफिनेशन, मतलब कि अगर चॉइस 1 होता है तो ये वाला काम हो जाएगा। अब चॉइस अगर 2 हुई, मतलब कि यूज़र पॉप करवाना चाह रहे तो क्या काम होना चाहिए, तो हम बोल देंगे y इज इक्वल टू पॉप, मतलब कि अब इस पॉप को हम कुछ भी पास नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको कुछ पास कर ही नहीं सकते। जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसको हम y के अंदर स्टोर करा लेंगे, ठीक है, और फिर वैल्यू कर देंगे कि printf परसेंटेज डी पॉप्ड फ्रॉम, या फिर फ्रॉम स्टैक लिखने की ज़रूरत नहीं, पॉप्ड। उसके बाद में इधर एक चेंज आएगा, वो चेंज बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम ch इक्वल टू 3, मतलब कि अब आएगा डिस्प्ले, तो एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले नाम का, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ना ही इस फंक्शन से हमें कुछ वैल्यू रिटर्न होगी, ना ही हमें इस फंक्शन को कुछ पास करना है, सिंपली ये जो है सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा हमारे लिए सॉरी। अब इन फंक्शंस को जो हमने यूज़ किया उनके डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो देखिएगा। अब जो पुश टाइप का फंक्शन, पुश नाम का फंक्शन है, वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा है। रिटर्न नहीं कराएगा का मतलब वॉइड का मतलब खाली, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कराएगा। फंक्शन का नाम जो कि ये पुश। अब देखते क्या हमने इसको कुछ वैल्यू पास करी, तो हाँ हमने इसको एक वैल्यू पास करी। जो वैल्यू पास करी वो किस टाइप की है, तो जो वैल्यू पास करी वो आईएनटी टाइप की, तो यहाँ पर एक आईएनटी टाइप का पैरामीटर भी सेट करवाना पड़ेगा, उसको भी मैं एक्स नाम दे देता हूँ, या फिर सिर्फ समझने के लिए उसको मैं नम नाम देता हूँ। तो इस जब भी पुश फंक्शन कॉल होगा तो नम के अंदर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब अगला पॉप नाम का जो फंक्शन है, क्या वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हाँ वो कुछ वैल्यू रिटर्न करा रहा है। वो वैल्यू काय में स्टोर होगी, वाई में स्टोर होगी। वाई का टाइप क्या है, तो वाई का टाइप आईएनटी, मतलब कि जो फंक्शन है उसका टाइप आईएनटी। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने इसको कुछ पास किया है कॉल करते टाइम, तो कॉल करते टाइम हमने पॉप को कुछ भी पास नहीं किया है, बढ़िया है। लास्ट डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले कुछ रिटर्न कर रहा है, तो डिस्प्ले कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो वॉइड टाइप का है। क्या हमने डिस्प्ले को कुछ पास किया, तो कुछ भी पास नहीं किया, मतलब कि डिस्प्ले। अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल होता है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी मेन फंक्शन शुरू, मतलब कि जब भी प्रोग्राम शुरू हो तो टॉप की वैल्यू सेट हो जाए -1 और एक मैक्स की वैल्यू सेट हो जाए 10, मतलब कि मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि आ सकते हैं, तो मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट जितने आ सकते हैं, जितनी हमारी स्टैक की कैपेसिटी है, तो वो आ सकता है 10, ठीक है। ये तो कोई कुछ शुरुआत वाली बात। अब आपके मन में डाउट होगा कि टॉप को -1 क्यों सेट करा है, तो इसके लिए वापस से चलते हैं हमारे बोर्ड पर। तो हम जिस अरे को स्टैक के फॉर्म में यूज करने वाले हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, तो उसका नाम है स्टैक ऑफ 10। इस नाम की आईएनटी टाइप की करें तो इससे होगा ये कि 10 घर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब शुरू में जब मान लो कि यूजर ने पुश करवाया, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पुश की वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ। शुरुआत में हम ये समझ के चलते, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली समझ के चलता है कि शुरू में किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 होना चाहिए, फिर आगे जाके वो बढ़ती जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में फॉर एग्जांपल टॉप की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। अब हमने मान लो कि पुश को कॉल किया, पुश से बोला कि 35 को पुश कर दो, तो पुश का एल्गोरिथम चलते से ही 2 स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप कि टॉप प्लस प्लस, मतलब कि अब टॉप की वैल्यू जो 0 थी अब वो 0 छोड़ के 1 हो चुकी। फिर ये डिस्कशन हुआ था हमारे लिए कि जो स्टैक ऑफ टॉप है, मतलब कि स्टैक के टॉप वाले घर में आप 35 को पुट कर दो, तो 35 को पुट कर दिया, यहाँ पर 35 आ जाएगा। मतलब कि जो अरे की स्टार्टिंग है अब वो 0 की जगह 35 से हो रही, तो अब इस स्टार्टिंग को एक घर पीछे ले जाने के लिए जो टॉप शुरू में 0 को पॉइंट कर रहा था, अब वो टॉप -1 को स्टोर करके रखेगा, मतलब कि अब -1 को पॉइंट करेगा। अब -1 घर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो जब भी यूज़र पुश करने जाएगा तो वो टॉप प्लस प्लस करेगा, तो उससे 0 वाले घर में डेटा फिल होगा। इस बार जब डेटा फिल होगा तो वो 0 वाले घर में आएगा। अगली बार जब कोई बोलेगा कि पुश 45, तो अब जो टॉप की वैल्यू 0 सेट है, अब
टॉप की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो जाएगी, अब इसमें 45 रखा जाएगा इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू। ऐसे करके यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो ऐसे एक 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 करके जो हमारी वैल्यूज है वो इसमें इनपुट होती जाएगी। तो इसीलिए शुरू में जो है टॉप की वैल्यू को -1 रखना जरूरी है। अब मान लो कि कोई यूजर आया और उस यूजर ने कुछ पुश नहीं करा, डायरेक्टली पॉप को कॉल कर दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो अभी जब पुश और पॉप का कोड लिखेंगे जब उन सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। सबसे उसके बाद में दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब जब अरे की प्रिंटिंग कराएंगे हम, मतलब कि अब मान लो कि यूजर ने बोला डिस्प्ले, तो हमें सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कहाँ तक कराएंगे, तो हम ये जब यूजुअली अरे को प्रिंट कराते तो 0 से लेके 9 तक प्रिंट कराते, लेकिन 0 से लेके 9 तक हम प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि बीच में गार्बेज वैल्यू भरी हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके टॉप वाले घर तक सारा कुछ प्रिंट करा देंगे। अभी जैसे टॉप वाला घर 1 है तो 0 से लेके 1 तक 35 और 45 सामने प्रिंट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम एक लूप का यूज कर लेंगे। सबसे पहले मैं सबसे आसान फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम है void display। इसको मैं कॉपी करके सबसे प्रोग्राम के सबसे एंड में ले जाऊंगा। हाँ, अब हम डिस्प्ले का कोड लिख लेंगे। इसके अंदर एक int नाम का एक वेरिएबल लगेगा जिसको हम लूप लगाने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको while लूप के थ्रू ये काम करके बताता हूँ, बाद में for लूप के थ्रू करके बता दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कराना है, प्रिंट कराना, तो 0 से। कहाँ तक प्रिंट कराना है वो कंडीशन लिखना है, तो वो है i लेस देन इज इक्वल टू टॉप, मतलब कि जब तक i टॉप से छोटा है जब तक प्रिंट कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। प्रिंट करा देंगे वैल्यू %d, और हम एक तरीका अपनाएंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पर एक बार लगा देंगे ताकि जो हर एलिमेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ठीक है, या फिर मैं एक काम करूँगा, शुरुआत में वो बार लगा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में जो हम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराने वाले थे वो हो जाएगी स्टैक ऑफ i। ठीक है, मतलब कि होगा ये कि i की वैल्यू 0 है तो 0 टॉप से छोटा है तो इस लूप के अंदर जाएगा। प्रिंट एफ ये वाला स्टेटमेंट से जो 0 घर वाला माल है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हर चक्कर में i को एक घर आगे भी भेजना पड़ेगा। तो पहले ये लूप 0 के लिए चला, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, जब तक चलेगा जब तक कि वो टॉप तक नहीं पहुंच जाता। टॉप के लिए जैसे ही टॉप से एक घर आगे होगा ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले। इसके अंदर यहाँ पे कुछ एडिशन करना पड़ेगा सुंदर दिखाने के लिए, वो बाद में करेंगे। तो ये हो गया, बस इतना सा कोड है हमारा डिस्प्ले का। अब इसी को मैं फॉर लूप के थ्रू लिखूं तो फॉर लूप के सिंटेक्स के हिसाब से अब मैं बताता हूँ। ये होता है डिक्लेरेशन, ये होती है कंडीशन, मतलब कि कहाँ तक काम चलना चाहिए। शुरू में जो शुरू में होना चाहिए उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, कहाँ तक काम चलना चाहिए वो कंडीशन होती है। हर काम होने के बाद में क्या होना चाहिए उसको आइटरेटर बोलते हैं। ये इस i++ जो है इस लूप का आइटरेटर है। नहीं समझ आ रहा हो तो मेरे लूप वाले सेशन से आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर मैं लिखूंगा, फॉर लूप के अंदर मैं बोलूंगा कि शुरू में i की वैल्यू 0 होना चाहिए, लूप जब तक चलना चाहिए जब तक कि टॉप नहीं आ जाए, और हर चक्कर पे i++ हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं ब्लॉक का यूज नहीं करूंगा, ये एक 1 लाइनर होगा तो एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट एफ जो हमारा वो था बार %d कॉमा, क्या प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हम, स्टैक ऑफ i। ये प्रिंट करा दिया। खाली एक लाइन का कोड है इसलिए मैंने ब्लॉक में नहीं लिखा है, 1 लाइनर को बिना ब्लॉक के लिख सकते हैं। एक लाइन से ज़्यादा का कोड होता है तो वो कर्ली ब्रेसेस वाला ब्लॉक बनाना पड़ता है। बस ये एक ही लाइन का कोड था हमारे लिए जो हमें बनाना था। इसके लिए डिस्प्ले के लिए इतना ही कोड है और कुछ खास है नहीं उसमें। इस लूप से 0 से लेकर टॉप तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर वैल्यू -1 है, मतलब कि अगर स्टैक खाली है तो कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि टॉप जो है वो हमारे लिए क्योंकि 0 से लेके, अब ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी जब टॉप से छोटा हो i, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक चीज़ यहाँ पर डाल देते हैं, इफ। हाँ, तो डालने की ज़रूरत ही नहीं, सॉरी मैं भूल गया था। अब अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो ये लूप में जब ये फंक्शन में जब कंट्रोल आएगा तो i की वैल्यू 0 सेट होगी। अब i लेस देन इज इक्वल टू टॉप, अब फॉर एग्जांपल टॉप की वैल्यू -1 है तो 0 लेस देन इक्वल टू -1, ये कंडीशन तो फॉल्स है तो ये कभी चलेगा ही नहीं। मतलब कि स्टैक खाली होने के सिनेरियो में ये वाला फंक्शन काम ही नहीं करेगा। अब आगे के फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो आगे के दोनों फंक्शन है हमारे int। पहले एक काम करते हैं, पहले पुश को लिख लेते हैं।
अब पुश में है तो पुश में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमारा स्टैक है वो फुल हो गया है या नहीं। जब अगर वो फुल हो गया तो हम उसमें पुश कर ही नहीं सकते, अगर वो खाली होगा जब भी हम उसमें पुश कर सकते हैं। तो ये वाला केस डिस्कस करते हैं। तो अब जब मैक्स की वैल्यू हमने मेन फंक्शन के अंदर, ये कोड के ऊपर मैं बताऊँ आपको, कोड में मेन फंक्शन के अंदर आते से मैक्स की वैल्यू जो 10 सेट करवाई, तो अब आखिरी घर क्या है जिसमें हम डेटा फिल कर सकते हैं? तो वो है 9। ठीक है, 10वां घर तो है ही नहीं। तो ये पुश हम जब करवाएंगे जब जो टॉप की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू होगी मैक्स माइनस 1 के, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टॉप लेस देन मैक्स। तो एक ही बात है दोनों। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको याद रखने में आसानी हो तो टॉप लेस देन मैक्स, इसी अप्रोच को फॉलो करूंगा। जब तक टॉप मतलब कि जो -1 पे था शुरू में, वो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, होते 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 जब तक वो 9 तक आ जाएगा, ठीक है, तो वो मैक्स से छोटा रहेगा। मैक्स 10 है और 9 टॉप हो गया आखिरी वाले एलिमेंट के केस में। जैसे ही अगले चक्कर में पुश होने के लिए आएगा, टॉप प्लस प्लस होके वैल्यू जो है 10 होगी, जब ये लूप काम ही नहीं करेगा, मतलब जब हम प्रिंट करवा देंगे कि स्टैक इज फुल। तो हम क्या चेक करेंगे? पहले आते से ही, कंट्रोल आते से ही चेक करेंगे इफ टॉप की वैल्यू लेस देन मैक्स, या फिर लेस देन मैक्स वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी सी गलत हो जाएगी, डिस्कस कर लेंगे इसको। टॉप इक्वल टू मैक्स -1, मतलब कि आगे बढ़ते 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 अगर वो 9 हो गई तो 9 मतलब 9 में डेटा फिल हो चुका है। अब अगली बार जब पुश कॉल होगा तो टॉप प्लस प्लस मतलब कि 10 हो जाएगा और उस 10वें घर में डेटा जाएगा, लेकिन 10वां घर तो है ही नहीं। तो जब टॉप की वैल्यू मैक्स के बराबर हो जाए, मैक्स -1 के बराबर हो जाए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो टॉप इक्वल टू मैक्स -1। इस केस में हम बोलेंगे प्रिंटफ स्टैक इज फुल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है एल्स में कंट्रोल आएगा। एल्स में हम क्या बोल देंगे? जो हमारा लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारा पुश के लिए लॉजिक हमने अभी डिसाइड किया था, वो था, मुझे तो याद है फिर भी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये वाला लॉजिक डिस्कस किया था। सबसे पहले आते से टॉप प्लस प्लस हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो हमारी स्टैक है उसके जो टॉप वाले घर में जो हमने पास करा है, नम में वैल्यू पास कराई, नम को रख देना है। बस ये फंक्शन का इतना ही काम है। इसी के साथ में हमारा खत्म होता है वॉइड पुश। अब पॉप को डिस्कस कर लेते हैं। पॉप के कोड में क्या होगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक खाली तो नहीं है। तो स्टैक खाली तो नहीं, उस केस में हम क्या चेक करेंगे? इफ टॉप इक्वल टू -1, क्योंकि वही एक कंडीशन है जिसमें कि स्टैक खाली है। उस केस में हम क्या करेंगे? यूजर से बोल देंगे प्रिंटफ, और प्रिंटफ के बाद बोलेंगे स्टैक इज एम्प्टी। उसके बाद में उसी के साथ हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है -1 सेट करा देंगे। अब y की वैल्यू -1 सेट क्यों करवाई? क्योंकि एक int रिटर्न टाइप का फंक्शन है, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ही सही। तो अब हमने डिसाइड कर लिया हमें y को रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए y को इसमें इनिशियलाइज करा लिया, एक नया वेरिएबल लिया y, उस y की वैल्यू -1 सेट कर दी उस कंडीशन में जबकि स्टैक इज एम्प्टी। फिर एल्स में अगर बात आती है तो पॉप वाला लॉजिक आएगा। तो पॉप वाला लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो जो सबसे पहले y के अंदर स्टैक ऑफ टॉप आ जाए मतलब कि जो लास्ट डेटा है वो y के अंदर आ जाए। टॉप की वैल्यू माइनस माइनस इसलिए कराई ताकि अगले चक्कर पे जब पुश चले तो वो बरोबर से काम करे। इसको आप वर्कआउट करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा प्रोग्राम वर्कआउट कैसे करते हैं। आप मेरे 22 लेक्चर देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रोग्राम को वर्कआउट कैसे किया जाता है, जिसको ड्राई रन करना बोलते हैं। हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग घर बनाए जाते हैं, फिर उनके अंदर उनसे एसोसिएटेड डेटा को फिल किया जाता है। अपनी मर्जी से आप प्रोग्राम को चला के देखिए, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ज़्यादा कम डेटा इनपुट करके देखिए, खाली स्टैक में पॉप कराइए, स्टैक को पूरा भर के फिर पुश कीजिए, तो सब अपने आप बढ़िया तरीके से आप ही को खुद को समझ आ जाएगा। तीसरा काम था रिटर्न कराएं वैल्यू हम y की। इस रिटर्न कराने को मैं एल्स के आगे लिख दूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया? अब अगर इधर कंट्रोल जाएगा तो y की वैल्यू -1 होगी, तो वो -1 रिटर्न हो जाएगी। इधर जाएगा तो जो वैल्यू स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट की होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये यहाँ नहीं आएगा, एक करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। यहाँ पर इस कंट्रोल के बाहर इधर वो आएगा रिटर्न वाई, इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पॉप पुश डिस्प्ले सब कुछ परफेक्टली डिज़ाइन कर लिया। अब मेन फंक्शन के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए थे वो भी हमने डिज़ाइन कर लिए थे। अब याद हो तो मैंने पॉप के अंदर -1 रिटर्न कराया, तो पहले हम चेक करेंगे इफ़ जो वैल्यू रिटर्न हुई है अगर -1 हुई है तो हम बोल देंगे कि printf जो है स्टैक, हम यहाँ पे बोल देंगे स्टैक इज एम्प्टी। अभी हम स्टैक इज एम्प्टी तो इधर बोल रहे तो नीचे क्यों बोला, तो इससे तो डबल बार स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा, तो इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, फिर से सेव करूँगा कोड को, मेन फंक्शन के अंदर फिर से चलेंगे तो यहाँ पर थे हम, यहाँ पर हमने चेक कर लिया अगर y की वैल्यू -1 रिटर्न हुई पॉप से तो हम बोल देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी एल्स। अब अगर दूसरा केस है तो हम ऐसा बोल देंगे printf %d पॉप्ड, जो कि मतलब कि नीचे हमने स्टेटमेंट लिख रखा है, सॉरी एल्स। बढ़िया, सेव कर लेंगे इसको। सॉरी, अब देखते, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, इसको देख लेते हैं एक बार। टर्मिनल करेंगे gcc stack.c, कंपाइलर एरर हो गया हमसे कुछ, कंपाइलर एरर पहला वाला देखते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे कुछ एरर है, तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। अब वापस से भेजते हैं कंपाइलेशन पे, तो फिर से कुछ दिक्कत है। अब की बार जो दिक्कत है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमा यूज़ होगा, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। सेव कीजिए, कंपाइल कर दिया। हाँ, एक और मिस्टेक हुई हमसे, जो हमने यहाँ पे बोला %d पॉप्ड, तो उसके लिए किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ये भी बताना मैं भूल गया था कि क्योंकि हमने y को पॉप कराया। सेव करके फिर से कंपाइल कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर भी हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या पुश किया हमने, तो x की वैल्यू तो अभी भी है हमारे पास में, तो x की वैल्यू बोल दिया कि हमने x को पुश किया। सेव कर लिया, वापस कंपाइल किया, इस बार बढ़िया कंपाइल हो गया। हो सकता है आप भी टाइप करें तो आपसे देख के टाइप करने में मिस्टेक हो, मेरे सामने कोई रेफरेंस नहीं है, मैंने वो पूरा कोड मन से टाइप किया, इसलिए मुझसे थोड़ी छोटी बहुत मिस्टेक हो गई। अभी भी हो सकता है कुछ आगे लॉजिकल मिस्टेक हो, उसको अगर होगी तो मिल के सुधारेंगे। ये हमने कोड को कंपाइल कर लिया है, उसके बाद में एग्जीक्यूट करवाते हैं। मेन्यू प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले एग्जिट को चेक करते हैं, एग्जिट होने से क्या हो रहा है, तो एग्जिट होने से प्रोग्राम एंड हो रहा है। एक और बार एग्जीक्यूट करा है, खाली में पॉप कराते हैं, तो खाली में पॉप करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 पॉप आ रहा है, तो इससे कुछ एरर हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। तो हमारे कोड में प्रॉब्लम ही आ रही थी कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 0 लिख दिया था, या फिर मैंने गलती से 0 लिख दिया था। इसको हम -1 सेट कर लेंगे, अब जो कोड चलेगा वो -1 से चलेगा, तो वो 0 पॉप हो रहा था वो नहीं होगा। सेव कर लेंगे, इसको कंपाइल कर लेंगे, एक बार रन करके देखते हैं। खाली स्टैक में पॉप करा के देखते हैं, तो स्टैक इज एम्प्टी, जितनी बार कराएंगे उतनी बार बोलेगा स्टैक इज एम्प्टी। डिस्प्ले कराएंगे तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। पुश करेंगे, अब पहला नंबर पुश करेंगे हम 25 को, 25 सक्सेसफुली पुश्ड। फिर से पुश करेंगे हम, इस बार हम पुश करेंगे 35 को, सक्सेसफुली पुश्ड। अब जब डिस्प्ले करवाएंगे तो अब पहले पॉप करा के देखते हैं, तो हमने सबसे पहले 25 पुश किया, फिर 35 पुश किया। अब जब पॉप करेंगे तो एंड वाला पुश होना चाहिए, एंड वाला क्या है 35, तो ये 35 पॉप्ड आ गया। एक और बार पॉप करूंगा तो जो 25 है वो पॉप हो जाएगा, फिर से पॉप करूंगा तो स्टैक इज एम्प्टी। फिर से पुश किया 35, फिर पुश किया 56, फिर पुश किया 67, फिर पुश किया 78। इस बार डिस्प्ले को चेक करते हैं, तो डिस्प्ले को चेक करने में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने ये लूप चलवाया था उसके बाद में हो ये रहा है कि वो जो मेन्यू वाला लॉजिक है 1 पुश वो वापस से चल रहा है। यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक नहीं कराई इसलिए ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ब्रेक डाल देंगे, और ये जैसा है तो इसको एक एंड कराने वाला भी डाल देंगे। तो कोड में जब डिस्प्ले का कोड होगा हमारा, उस डिस्प्ले में जब लूप चलना ख़त्म हो जाएगा, उस लूप के बाद में हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डालेंगे सिंपल सा। उस प्रिंटफ के थ्रू हम क्या प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले एक बार जो कि एंड करेगा और एक बैकस्लैश है। सेव करते हैं इसको, अब इसका जो फाइनल वर्जन है वो कंपाइल करते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन से एग्जिट होंगे, इसको क्लियर करेंगे,
कंपाइल करने के लिए gcc stack.c कंपाइल एंटर करने से पहले फाइल को एक बार और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, पुश करूँगा 23, पुश करूँगा 34, फिर पुश कर दिया, कुछ भी वैल्यूज पुश कर रहा हूँ मैं बिना देखे। हाँ, अब डिस्प्ले कराएंगे तो अब बिल्कुल परफेक्ट डिस्प्ले हो रही है, हमारी स्टैक है। एंड वाला एलिमेंट 56 है, अब पॉप करने पे 56 पॉप होना चाहिए, तो ये 2 करने पे लिखा गया 56 पॉप्ड, फिर से 2 किया 34 पॉप्ड, फिर से 2 किया 78 पॉप्ड। अब एक बार एक काम करते हैं, इसको भर के देखते हैं एक बार, तो अभी और पुश करते हैं। मैंने 78 को 2 बार पुश कर दिया, बार 90 को पुश कर लेते हैं। तो ये तो पुश होते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। इसकी रीज़न देखते हैं, डिस्प्ले करा के देखते हैं कि क्या चक्कर हो रहा है। 89 तक सब बढ़िया पुश हुआ था, इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आया, ये इफ़ कंडीशन में फंसा हो, या एल से उसने अपना काम किया, उसके बाद में वो जैसे ही वापस गया, तो वापस कराते टाइम यहाँ पर तो कोई कंडीशन एप्लीकेबल है ही नहीं। इसने तो सिर्फ पुश हुआ कि नहीं हुआ उससे उसको मतलब नहीं, उसने तो खाली प्रिंट कर दिया कि परसेंटेज सक्सेसफुली पुश्ड। तो ये वाला कंडीशन इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। इसकी जगह पे इसको हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब देखते हैं कि अब वो स्टैक इज एम्प्टी बोलता है या नहीं। अब इनपुट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। डिस्प्ले कराते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू हो चुकी है। अब पुश कराने पे इसको बोलना चाहिए कि स्टैक इज़ फुल, स्टैक इज़ फुल बोल रहा है ये, स्टैक इज़ फुल। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो मैं कोड है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा रेपलेट के थ्रू। इस सारे कोड को मैं आपको, रेपलेट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऊपर मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये सारा कोड आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।